हेलो बच्चों, स्वागत है आपका न्यूरॉन्स एकेडमी छिंदवाड़ा में। और आज हम सीखेंगे कैपेसिटर के बारे में, व्हाट इज कैपेसिटर। और आज हम कैपेसिटर के सीरीज एंड कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे कि कैपेसिटर जब हम पढ़ते हैं तो कैपेसिटर में अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चे जहां पर फंस जाते हैं, बच्चों को उन क्वेश्चन से ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमें सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन भी करना है। कैपेसिटर क्या होता है, हम छोटी सी एक चर्चा कर लेते हैं। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं या हिंदी में से हम कहें संधारित्र, तो जब हम संधारित्र की बात करते हैं तो संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम आवेश को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इंग्लिश में कहें तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। तो हम उसी के बारे में आज देखेंगे कि हम उसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो श्रेणी और समांतर क्रम जो संयोजन होता है, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो स्क्रीन में हमने एक सीरीज कॉम्बिनेशन लिया है और सीरीज कॉम्बिनेशन को लिए हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तीन संधारित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और तीन संधारित्र की धारिता यहाँ पर दिखाई दे रही है, C1, C2 और C3। तो हमने तीन संधारित्र ले लिए और तीनों संधारित्रों की धारिताएं C1, C2, C3 है। अर्थात यदि इंग्लिश में यदि इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये समझ सकते हैं कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 है, और इन्हें हमने श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया हुआ है। और जब हम श्रेणी क्रम संयोजन जब इसे हम लगाते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, पहले तो हम ये देखेंगे। जब श्रेणी क्रम संयोजन में हम बात कर रहे हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले हम इस बात को देखें कि ये जितने भी जो कैपेसिटर्स हैं, जितने भी संधारित्र हैं, ये V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए गए हैं। और V वोल्ट की बैटरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नीचे V वोल्ट की बैटरी हमने जोड़ा है। और उसके बाद में यदि हम देखें तो ये तीन संधारित्र हैं और जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 है। लेकिन इन पर यदि आवेश देखें तो आवेश सब पर समान है। यदि यहाँ पर देखें, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आवेश सब पर Q Q Q है। लेकिन संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटों में विपरीत आवेश होता है। पहली प्लेट पर आवेश पॉजिटिव है, दूसरी पर नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। तो यहाँ पे +Q -Q, +Q और -Q, +Q और -Q। तो ये सारी जितने भी संधारित्र हैं, तीनों संधारित्र पर, तीनों कैपेसिटर्स पर आवेश समान होंगे। लेकिन ये कब होगा, जब भी कोई भी संधारित्र है, यदि संधारित्रों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है, श्रेणी क्रम में लगाया है, श्रेणी क्रम संयोजन में यदि हमने संधारित्रों को लगाया है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा जो आवेश है सभी संधारित्रों पर समान होंगे। और ये पैरेलल में अलग हो जाता है। तो हम पैरेलल में इसके बाद में आएंगे। जब हम समांतर क्रम संयोजन देखेंगे तो उस पर भी देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। क्योंकि फिलहाल अभी हम जब हम बात कर रहे हैं कि जब भी यदि कोई क्वेश्चन आता है कि हमें एग्जाम में सॉल्व करना है और उसमें हम देखना है कि यदि सीरीज में, यदि पैरेलल सीरीज में यदि कैपेसिटर्स लगाए गए हैं तो तब क्या होगा। तो यदि सीरीज में हमें दिया है तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो हम देखें तो हम इसको EQ लिख सकते हैं। EQ मतलब इक्विवेलेंट, या फिर हिंदी में तुल्य धारिता कह सकते हैं। ये जो तीनों संधारित्र हैं इनकी तुल्य धारिता जब सीरीज में लगे हों, श्रेणी क्रम संयोजन हो, तो इस केस में यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये हो गया तीन संधारित्र के लिए। जब तीन संधारित्र हैं, जब भी सीरीज में ये लगे होते हैं या श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, तब हम इन्हें 1/C1, 1/C2, 1/C3 एंड सो ऑन ऐसे करके हम इनको सबको जोड़ देते हैं और तुल्य धारिता 1/C ही आती है। लेकिन जब हम फाइनल आंसर लेकर आते हैं तो हमें C इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो हम आंसर को हमें उसे उल्टा करना पड़ता है, जो भी वैल्यू आती है उसे हमें इनवर्स करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि ये तो तीन संधारित्र हो गए, लेकिन यदि मान लो क्वेश्चन में अधिकतर ये ऐसे सिचुएशन में हम क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि यदि दो ही संधारित्र हैं जहां इनकी धारिताएं C1 और C2 है, ये सीरीज में लगे हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, हम डायरेक्टली इसकी धारिता निकाल सकते हैं C इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगी C1 C2 अपॉन C1 + C2। इसे आप 1/C1 करके भी निकाल सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। तो चाहे तीन संधारित्र हो या दो संधारित्र हो, हम उन्हें 1/C1 + 1/C2 करके ही जोड़ेंगे। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला यदि सीरीज में है, तो यदि दो ही संधारित्र हैं तो दो संधारित्रों के लिए यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहें तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C इक्विवेलेंट = C1 C2/C1 + C2। तो ये जो संधारित्र का संयोजन देखा हमने श्रेणी क्रम संयोजन में था। और यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि जो आवेश है
तीनों संधारित्र या 3 या 4 जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हैं तो सब पर आवेश समान होंगे। और लेकिन यदि यहाँ पर हम देखें, ध्यान से देखें, जो हमें ऑलरेडी फिगर में दिखाई दे रहा है, इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, सब में अलग अलग है। कुल जो विभव है, या हम कह लें जो हमने जिस ईएमएफ की बैटरी लगाई है वो V वोल्ट की है, लेकिन यदि हम देखें यहाँ पर जितने भी संधारित्र है सब में जो विभवांतर है V1, V2 और V3 है, सब में अलग अलग है। ये डिपेंड करता है कि संधारित्र की धारिता कैसी है। ये कैसे डिपेंड करता है इसको भी हम देखेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जब भी कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होता है या जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में लगाए गए होते हैं तो सब पर आवेश जो है सब पर समान होता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में भी यदि इंग्लिश माध्यम के हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, सारे संधारित्रों पर आवेश जो है समान होता है। दूसरी चीज हमने इससे पहले ही देखा, यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि सब पर आवेश Q Q Q होगा, और जो विभवांतर है V1, V2, V3, मतलब सीरीज में जो विभवांतर है वो अलग होते हैं। यहाँ पर हम देखें, ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिख कर रखा हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम V की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, तो यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। ध्यान दें, ये क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा कि C, और C मतलब संधारित्र की धारिता होती है, और V, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। जब सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है तब की हम बात कर रहे हैं। तो सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर V1, V2, V3 की, यदि C1 मान लीजिए सबसे ज्यादा है तो V1 सबसे कम होगा। बात समझ रहे? यदि मान लीजिए C2 सबसे कम है, इन तीनों की तुलना में हम बात कर रहे हैं कि V1, V2, V3 में सबसे ज्यादा सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, तो ये क्योंकि C और V दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसीलिए हम देखें कि C की वैल्यू सबसे ज्यादा तो V की वैल्यू सबसे कम, और C यदि सबसे कम होगा अर्थात किसी भी संधारित्र की धारिता सबसे कम होगी तो जिस भी संधारित्र की धारिता सबसे कम है उस पर विभवांतर सबसे ज्यादा होगा। तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात धारिता विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, जो की पॉइंट्स हम देख रहे हैं। उसमें थर्ड पॉइंट यदि देखें तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जब हम सारे संधारित्रों की तुल्य धारिता निकालते हैं, जैसे अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले 3 संधारित्र थे और तीनों संधारित्र की हमने धारिताएं ले ली थी C1, C2 और C3, ये 3 संधारित्रों की संधारित्राओं की धारिता ली हमने। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन द कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर। फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि ये संधारित्र हैं 3 और यहाँ पर एक पहले संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड हमने ले ली, तो और दूसरे की हमने 3 माइक्रोफैराड ले ली, और जो तीसरा है तीसरे संधारित्र की धारिता हमने 4 माइक्रोफैराड ले ली। ऐसे हमने 3 माइक्रोफैराड यहाँ पर लिए, एक 2 माइक्रोफैराड, दूसरा 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड। लेकिन जब यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र लगे होते हैं, तो सबसे कम संधारित्र की धारिता यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, तुल्य धारिता आएगी, वो इससे भी कम आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इन्हें जब जोड़ते हैं तो हम कैसे जोड़ेंगे? इक्विवेलेंट जब कैपेसिटेंस निकालेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये C1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आएगी। तो यदि हम इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो इनकी तुल्य धारिता, इस संयोजन की तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड से भी कम आएगी, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब सीरीज में निकालते हैं तो ये सबसे कम संधारित्र की धारिता से भी कम आती है तुल्य धारिता सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मेरे यहाँ तक समझोगे। अभी हम इनके क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में एक क्वेश्चन करेंगे कि सीरीज पैरेलल को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस बात को समझे कि सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। तो जल्दी से एक रिवीजन के लिए हमने देखा कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सब पर आवेश जो है, सारे संधारित्रों पर आवेश समान होता है, लेकिन विभवांतर सब में अलग अलग होता है, और ये विभवांतर और जो संधारित्र की धारिता उस पर रिलेशन क्या होता है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि धारिता जिस संधारित्र की ज्यादा है तो उस संधारित्र का जो विभवांतर है वो सबसे कम होगा। और यहाँ पर हम देखें कि इनका तरीका कैसे होता है, कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। यदि जैसे फॉर एग्जांपल फिगर के हिसाब से यदि 3 संधारित्र हैं तो इनकी तुल्य धारिता 1/C1, C2 एंड 1/C3 होगी। तो इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन हम आगे चले, हम यहाँ पर यदि मान लो पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, ये जैसा हमारे चित्र में दिखा रहे हैं।
ये पैरेलल है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये सीरीज या फिर हम इसे कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और जब हम बात कर रहे हैं अभी नेक्स्ट जो हमारा पैरेलल या समांतर संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हम देखें तो जितने भी संधारित्र हैं, यहाँ पर 3 है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। यहाँ पर हम देखें तो 3 संधारित्र हैं, तो 3 संधारित्र में जो आवेश है सब पर अलग अलग है। इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, इस पर Q3 है। लेकिन इससे पहले जब सीरीज के लिए हमने देखा था तो सीरीज पर सारे संधारित्रों की जो आवेश थे वो सब पे बराबर थे। धारिताएं अलग अलग हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो C1 C2 सब पे अलग अलग धारिता है। पैरेलल हम पढ़ रहे हैं, पैरेलल मतलब समांतर क्रम संयोजन देख रहे हैं, तो इसमें सब में जो आवेश है आवेश सब में अलग अलग होंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने जब सीरीज पढ़ा था, समझने के लिए, याद रखने के लिए, ये भला इनकी धारिताएं C1 C2 और C3 थी, लेकिन इन पर आवेश सब पे कैसे होंगे, समान होंगे। सीरीज में होगा, लेकिन पैरेलल में सब में अलग अलग होगा, सब पर आवेश अलग अलग होगा। अब यहाँ पर देखें कि अभी सीरीज पर जो वैल्यूज थी हमारे विभवांतर की, तो विभवांतर की जो वैल्यू थी हमने इसमें देखा था कि यहाँ पर विभवांतर V1, यहाँ पर विभवांतर V2, यहाँ पर विभवांतर V3। लेकिन यदि पैरेलल में देखें तो सब पर विभवांतर समान होता है। अब इसका कंपैरिजन हम थोड़ा रेजिस्टेंस से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम रेजिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि रेजिस्टेंस और संधारित्र में क्या समानता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सीरीज हो सर्किट या पैरेलल सर्किट हो, सीरीज सर्किट में भी कुछ इस तरीके से ही होता है। जब हम सीरीज सर्किट में जहां हम प्रतिरोध के लिए पढ़ेंगे तो हम प्रतिरोध पढ़ रहे हैं या संधारित्र पढ़ रहे हैं, दोनों में यदि हम देखेंगे सीरीज में जो विभवांतर है हमेशा जो है अलग अलग होंगे। लेकिन जब हम बात करें पैरेलल में, चाहे संधारित्र हो या फिर प्रतिरोध हो, यदि पैरेलल में लगे हुए हैं अर्थात समांतर संयोजन में लगे हुए हैं, इसकी जगह यदि मान लीजिए प्रतिरोध भी होता, अभी हम आगे देखेंगे, तब भी सब पर विभवांतर कैसा होता, V विभवांतर होता। क्योंकि पैरेलल में विभवांतर सारे संधारित्रों में या फिर प्रतिरोध है सब में विभव सब में समान होता है, तो यहाँ पर सब पे विभव जो है V होगा। तो जब हम समांतर संयोजन को जोड़ते हैं तो समांतर संयोजन को जोड़ने के लिए यदि हमें तुल्य धारिता निकालनी है, समांतर संयोजन में यदि संधारित्र है और अलग अलग सबकी धारिता है और तुल्य धारिता यदि हम निकालेंगे तो तुल्य धारिता हो जाएगी C=C1 + C2 + C3, ये तुल्य धारिता हो जाएगी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसके कुछ की पॉइंट्स को हम देखेंगे। की पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल यदि हमने संधारित्र को लगाया है, समांतर लगाया हुआ है, तो पहली चीज जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात V विभवांतर, विभवांतर सारे संधारित्रों में एक जैसा होगा। इससे पहले हमने देखा कि जब सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं, तो वहां पर सेम क्या होता है, एक समान क्या होता है, आवेश एक समान होता है। यहाँ पर समांतर में हम देख रहे हैं तो समांतर में जो विभवांतर है, विभवांतर ये एक समान होगा सारे संधारित्रों में। अगली चीज चार्ज की हम बात करें, आवेश की बात करें, तो आवेश जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस, मतलब जो चार्ज है Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज इज ऑन अ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, अर्थात सॉरी V नहीं C होगा। यहाँ पर यदि हम देखें कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का अर्थ है कि धारिता, यदि कोई आवेश है तो आवेश की धारिता यदि अलग अलग, जैसे हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि सब पर आवेश अलग अलग है, लेकिन आवेश किस पर कितना होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसका आवेश भी ज्यादा होगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर आवेश भी कम होगा। ये आवेश जो है धारिता के प्रोपोर्शनल में चलता है। लेकिन इससे पहले यदि हम थोड़ा सा चले तो हमने देखा यहाँ पर कि जो धारिता है, यहाँ पर धारिता विभव से रिलेटेड है। ध्यान दें, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो धारिता किस पर निर्भर कर रही है, विभवांतर पर निर्भर कर रही है और विभवांतर की व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो धारिता है ये आवेश पर निर्भर कर रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि दोनों का कंपैरिजन करें तो देखें कि ये हो गया समांतर में, समांतर में धारिता आवेश पर निर्भर कर रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या दोनों एक दूसरे पर यदि हम कहें ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस पर जितनी धारिता उतना ज्यादा आवेश, या जिस पर आवेश ज्यादा है उस पर धारिता भी ज्यादा होगी। और जैसे इससे पहले हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा था, तो श्रेणी क्रम में यदि हम देखें तो श्रेणी क्रम में जो धारिता थी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी V के, अर्थात जिस पर विभवांतर कम है उस पर आवेश धारिता उसकी ज्यादा होगी और जिस पर विभवांतर ज्यादा है उस पर
सी की वैल्यू अर्थात धारिता की वैल्यू कम होगी। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे श्रेणी और समांतर के। और लास्ट पॉइंट यदि हम इसका देखें तो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटर। अभी हमने इससे पहले देखा कि श्रेणी क्रम में थे, तो श्रेणी क्रम में जो सबसे कम, ध्यान दे जरा, फिर इस पॉइंट पर आ रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो सबसे कम जो धारिता होगी, संधारित्र की धारिता, उससे भी कम तुल्य धारिता आएगी। लेकिन जब हम पैरेलल पढ़ते हैं तो पैरेलल में सबसे ज्यादा, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल यदि हम लें पैरेलल के लिए, जो हमने लास्ट पॉइंट देखा पैरेलल के लिए, जैसे अभी हमने सीरीज के लिए एक एग्जांपल लिया था, यदि यही एग्जांपल यदि हम पैरेलल के लिए ले लें और इनकी धारिताएं यदि मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड और साथ ही साथ दूसरे की हमने ले ली 3 माइक्रोफैरड और फिर हमने ले ली 4 माइक्रोफैरड, और इनको जब हम जोड़ेंगे तो यदि हम देखें यहाँ पर सी इक्विवेलेंट यदि हम निकालेंगे क्योंकि पैरेलल में है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे हम जोड़ेंगे। तो इसमें यदि हमने जो आखिरी पॉइंट हमने लिखा कि जो समांतर क्रम संयोजन है संधारित्रों का, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र की धारिता वाले संधारित्र से भी ज्यादा आती है। यहाँ पर हम देखें तो ये 2 और प्लस 3 प्लस 4 यदि हम करें तो यहाँ पे 4 3 7 और 9, तो 9 माइक्रोफैरड, अर्थात जब जो उत्तर आएगा आंसर 4 माइक्रोफैरड से भी ज्यादा आएगा। मतलब सारे यदि संधारित्रों को यदि हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि अलग अलग संधारित्र लगे हैं, उनकी धारिताएं अलग अलग हैं, तो जो हमारी तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता हमेशा जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा सबसे ज्यादा धारिता वाले संधारित्र से भी ज्यादा आएगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 माइक्रोफैरड था, तो हमने जोड़ा सबको क्योंकि पैरेलल में है तो हम सिंपल जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आंसर आया 9 माइक्रोफैरड, अर्थात 4 से भी जो सबसे अधिक जिसकी धारिता थी उससे भी बड़ा आंसर आया। और यदि हम देखें इसको थोड़ा सा यदि पीछे चले हम, तो सीरीज में हमने जो देखा था, सीरीज में हमने देखा था कि जो सीरीज में अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में यदि हम संधारित्र की धारिता निकालेंगे तो सबसे कम संधारित्र की जो धारिता है उससे भी कम आंसर आएगा। तो ये थे सीरीज और पैरेलल। अब सवाल आता है कि इनको सॉल्व कैसे करना है, तो एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे और जिससे काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अधिकतर ज्यादातर समय बच्चों के ये प्रश्न होते हैं कि सीरीज और पैरेलल में हम कैसे क्वेश्चन में देख सकेंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो सिंपल सा एक तरीका जिसे हम अपना सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तो स्थिर वैद्युतिकी का एक भाग है जो हम पढ़ रहे हैं संधारित्र, लेकिन यदि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसमें बैटरी लगाई है और करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट यदि फ्लो होता तो करंट यदि मान लीजिए यदि कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां से यदि करंट चलते चलते मान लीजिए 2 भाग में बट रहा है, मतलब यदि करंट यदि विभाजित हो रहा है, मान लीजिए कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा यदि 2 हिस्सों में बट रही है, अर्थात ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज नहीं रहा, ये पैरेलल हो गया। जैसे अब यहाँ पर यदि धारा आई तो यहाँ पर देखिए वापस से विभाजित हो गई, तो हम इन दोनों को कह सकते हैं C5 और C6 को कि ये दोनों संधारित्र जो है ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। लेकिन यदि हम देखें यहाँ पर C2, C3, C4 के लिए देखें तो धारा जो है एक ही दिशा में, एक ही दिशा, तो दिशा भला बदल गई लेकिन विभाजित नहीं हुई, धारा और कोई परिपथ में नहीं गई। तो इन तीनों के लिए C2, C3, C4 के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों संधारित्र है 2, 3 और 4 ये श्रेणी क्रम में है क्योंकि धारा विभाजित नहीं हो रही है। ये एक तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें सीरीज में है या पैरेलल में है। यदि धारा यदि विभाजित हो रही है तो इसका अर्थ है कि अब ये सीरीज में नहीं रहा सर्किट, अब ये पैरेलल में हो गया। अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हमें ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है और ये सबसे जरूरी है पॉइंट याद रखना। फॉर एग्जांपल यदि क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट और होता, सी पॉइंट होता, या इसको सी ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको डी पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में होता ए और डी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, तब प्रश्न कुछ और हो जाता, उसका उत्तर कुछ और हो जाता। लेकिन फिलहाल हमारे प्रश्न में ए और बी के बीच में तुल्य धारिता पूछी है, तो जब ए और बी के बीच में तुल्य धारिता पूछी है तब आंसर कैसे निकालेंगे हम इसे देखेंगे। और यदि ए और डी के बीच में पूछा होता तो आंसर कुछ अलग आता। हम इसको समझेंगे कि जैसे मान लीजिए जब भी आपको ऐसा कोई भी प्रश्न आए, अलग अलग बिंदु आपके सर्किट में मिले आपको, जैसे हमारे पास में यहाँ पर ए बी ऑलरेडी है लेकिन हमने एक पॉइंट बना दिया डी पॉइंट, तो जब भी आपको पूछे कि 2 बिंदु दिए रहे ए और बी या ए या डी, तो जिस भी परिपथ में आपको तुल्य धारिता निकालनी है
तो उस परिपथ को हम सबसे आखिर में सॉल्व करेंगे। यदि मान लीजिए ए और डी के बीच में पूछा होता तो ए और डी परिपथ को हम आखिरी में सॉल्व करते हैं। इसको और क्लियरली हम अभी नेक्स्ट जब प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोध में भी समझेंगे कि कैसे अलग अलग बिंदुओं के बीच में हमें किन बिंदुओं को पहले सॉल्व करना है, किन परिपथ को पहले सॉल्व करना है, किस परिपथ को आखिरी में सॉल्व करना है, ये कैसे पता चलेगा। हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जिस भी बिंदु के बीच में आपको तुल्य धारिता या तुल्य प्रतिरोध निकालनी है, उस परिपथ को हम सबसे आखिरी में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास में जो क्वेश्चन है इसमें हमें दो बिंदु दिए हुए ए और बी, और इनके बीच में हमें सीरीज और पैरेलल्स पहले समझना है, और उसके बाद में हम इस पे निकालेंगे तुल्य धारिता क्या होगी। यदि हम इस परिपथ को देखें तो इस परिपथ में सबसे पहले यदि हम C5 और C6 को देखें तो ये पैरेलल में है। यदि इनको देखें तो यहाँ पर यदि C5 और C6 को देखें तो क्या आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 10 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। और ये हम कैसे कह सकते हैं पैरेलल में, थोड़ी देर पहले हमने देखा यदि यहां से धारा विभाजित हो रही है दो हिस्सों में तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल सर्किट है, सीरीज में रही है। अब यहाँ पर हम इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम इनको अलग अलग हिस्सों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम C5 और C6 को सॉल्व करेंगे। काफी कॉम्प्लिकेटेड ये डायग्राम दिख रहा है लेकिन उतना ही आसान इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले C5 और C6 को करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन यदि होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन को 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब पैरेलल होता है तो पैरेलल को हम संधारित्र के केस में, प्रतिरोध के केस में उल्टा होता है। तो हम पहले संधारित्र देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर मान लीजिए C5 और C6 से C डैश बन रहा है, या इसको C5-6 लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि किससे बना है। तो यहाँ पर पैरेलल में है तो इसीलिए ये सिंपल सॉल्व हो जाएंगे C5 प्लस C6। यदि हम देखें इनकी धारिता है, C5 की धारिता है 10 माइक्रोफैराड और C6 की धारिता है 10 माइक्रोफैराड। तो 10 और 10 20 माइक्रोफैराड इसकी धारिता होगी। अब ये जो फिगर है इसको हम इसका इक्विवेलेंट फिगर बना सकते हैं। देखिएगा कैसे इक्विवेलेंट फिगर बना सकते हैं। यदि हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है तो इस फिगर को हम कैसे इक्विवेलेंट फिगर के रूप में बना सकते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि अब इसे सीरीज करना है या पैरेलल करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, ये हम थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम अब जब इनकी धारिताएं हमने निकाल ली, C5 और 6 मिलकर C5-6 बन गए। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने यदि इनको कुछ इस तरह से गायब कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अब हम मान लेते हैं कि अब जो C5 है, C5 और 6 जो था, थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमें C6 भी था, लेकिन यदि हम इनको कंबाइन जब हमने कर दिया तो अब हमारे पास सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। हमारा जो तुल्य सर्किट है, अब यहाँ पर C5 नहीं C5-6 हम मान लेते हैं। अब ये जो है C5-6 बन गया और इसकी धारिता कितनी हो गई 20, और हमारे पास में सर्किट ये बचा। और हमारे पास का जो पहला सर्किट था यदि देखें तो यहाँ पर C5 था, यहाँ C6 था जो पैरेलल में था। दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमने एक संधारित्र की, दोनों को कंबाइन करके हमने उन्हें एक संधारित्र बना दिया जिसकी धारिता C5-6 हो गई, जो हमने लिखा 5 और 6 को मिलाकर। तो इसकी धारिता आ गई 20 माइक्रोफैराड। लेकिन अब हम देखें, हम इसको अब थोड़ी देर के लिए यहीं रखते हैं। अब हम इन संधारित्र पर चलते हैं 2, 3 और 4 पर। 2, 3 और 4 को यदि हम देखें तो ये जो संधारित्र है ये सीरीज में है सारे के सारे, 2, 3 और 6। इनको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमने सीरीज में भी थोड़ी देर पहले देखा, जब भी कोई भी परिपथ यदि श्रेणी क्रम में हो तो श्रेणी क्रम में जब भी परिपथ होता है तो उसकी धारिता हमने 2, 3, 6 से निकाली। तो उसको हम 2, 3 और 6 ऐसा लिख सकते हैं, C डैश भी लिख सकते हैं। समझने के लिए इसे हम C डैश लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। यदि हम इनकी वैल्यूज यदि पुट करें तो ये हो जाएगा 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। तो एक तरीका है कि आप इसका एलसीएम लें और फिर इसे जोड़ें, लेकिन बेटर है कि ये 3 बार 1/60 है तो हम इसे 3 टाइम्स 1/60 कर देते हैं, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 6 कट जाएगा तो 3 दूनी 6 अर्थात 20 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें वैल्यू 1/C डैश की है, हमें C डैश चाहिए, 1/C डैश नहीं चाहिए। तो हम इसे उल्टा करेंगे तो ये C डैश हो जाएगा। तो C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड। तो अब यदि हम पूरे सर्किट पर ध्यान दें, पूरे सर्किट का यदि हम एक तुल्य डायग्राम फिर से बना लें तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चले, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखें हम तो पूरे सर्किट में
ये जो सर्किट था ये 40 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हम इसे बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये 40 ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम इसका फिर से एक फिगर हम तुल्य डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने अलग अलग धारिताएं ऑलरेडी हमने निकाल ली। तो आगे यदि हम चलें तो हमारे पास में ऑलरेडी एक सर्किट है जिसमें C1 है, C1 की वैल्यू 40 माइक्रोफैराड है। और आगे हम देखें तो हमने इस सर्किट को ऑलरेडी सॉल्व करके रखा। C56 की जो वैल्यू है वो हमारे बोर्ड में दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। C56 की वैल्यू 20 माइक्रोफैराड है, 20 माइक्रोफैराड हमने ऑलरेडी निकाल कर रखी हुई है। उसके बाद जो 2, 3 और 4 को हमने सॉल्व किया था, इनसे एक और वैल्यू आ गई है। और इनसे जो वैल्यू आई है यदि हम देखें फिर से, तो 2, 3 और 4 को सॉल्व करने पे भी C डैश आया था। 2, 3 और 4 को सॉल्व क्योंकि सीरीज में थे, इनसे 20 माइक्रोफैराड आया था। ये वापस से जो इनकी वैल्यू है ये 20, हमने C डैश लिख लिया इसको, ये हो गया C डैश की वैल्यू 20 माइक्रोफैराड। तो हमारे पास में वापस से यदि हम देखें इन बिंदुओं को, तो यहाँ पर देखें तो ये A पॉइंट है जो ऊपर है और नीचे B पॉइंट है। इनके बीच में हमें तुल्यधारिता निकालनी है, A और B के बीच में। A और B के बीच में हम जब तुल्यधारिता निकालेंगे तो वापस से हमारे पास में सीरीज और पैरेलल बन गए। यानी हम यहाँ पर देखें वापस से, तो ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि C डैश और C56 ये दोनों समांतर हैं। और वापस से लास्ट में बचेगा C1, तो उसे हम लास्ट में सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। उसको हम C डबल डैश ले लेंगे क्योंकि समांतर में है, तो हम इन्हें डायरेक्टली ऐड कर देंगे। C56 प्लस C डैश, ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड प्लस 20 माइक्रोफैराड, अर्थात ये हो गया 40 माइक्रोफैराड। अब यदि हम इसका तुल्य यदि एक सर्किट बनाए या इक्विवेलेंट सर्किट यदि हम इसमें बनाते हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट यदि हम देखें तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इनको हमने मिलाकर वापस से कितना बना दिया, 40 माइक्रोफैराड। तो ऑलरेडी हमारे पास में एक A पॉइंट के पास में एक संधारित्र था C1 जिसकी वैल्यू थी 40 माइक्रोफैराड। और हमने अभी सर्किट सॉल्व किया इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में वापस से 40 माइक्रोफैराड आया। तो ये C डैश हो गया, C डबल डैश सॉरी। तो C डबल डैश की जो वैल्यू हमारे पास में 40 माइक्रोफैराड है। और ये आ गया हमारा B पॉइंट। अब आखिर में हम लास्ट स्टेप में पहुंच गए। ध्यान से एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास में यहाँ पर सीरीज और पैरेलल दोनों थे, तो हमने सबसे पहले C5 और C6 को सॉल्व किया। C5 और C6 को सॉल्व करने पर हमारे पास में 20 माइक्रोफैराड आया। तो हमने एक नया सर्किट का नाम दे दिया C56 सर्किट में। एक नए संधारित्र की धारिता हमने कह दी कि अब इन दोनों को कंबाइन करके 20 माइक्रोफैराड आ गए। फिर इनको सीरीज में जोड़ दिया और इनको सीरीज में जोड़ने पर जो तुल्य धारिता आई वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी थी। अब तीनों को हमने जोड़ा तो ये आगे 20 माइक्रोफैराड। और 20 माइक्रोफैराड के बाद में जो धारिताएं हैं वापस से C डैश हो गई। हमने 20 माइक्रोफैराड C डैश को लिया, फिर 5, 6 और इनको जब कंबाइन किया वापस से तो 40 माइक्रोफैराड आया। लास्ट स्टेप पर है हम। लास्ट स्टेप पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जो संधारित्र है वापस से सीरीज में आ गए C1 और C डैश। तो जब सीरीज में होते हैं तो हम 1/C करके जोड़ते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा था एक शॉर्टकट फॉर्मूला, जब भी सीरीज में संधारित्र हो, श्रेणी क्रम में हो, तो उसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अब C इक्विवेलेंट यदि हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 की जगह हमारे पास में C1 C डबल डैश और C1 प्लस C2 की जगह C डबल डैश है हमारे पास। तो उनकी वैल्यू बस पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 गुणित 40 बटे में 40 प्लस 40। तो ये हो जाएगा 40 गुणित 40, इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि काटने में आसानी होगी। 40 प्लस 40 ये हो जाएगा 80। 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं और 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। यहाँ पे यदि वापस से भाग रही तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित 4 मतलब 20 माइक्रोफैराड। अर्थात जो आंसर है हमारा फाइनल, जो इस संधारित्र की पूरे संयोजन की जो धारिता थी वो 20 माइक्रोफैराड आ गई और इस पूरे सर्किट की जो तुल्य धारिता है वो 20 माइक्रोफैराड। यदि हम देखें तो यदि ये सवाल हमें समझ में आ गया तो हम कोई से भी सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट यदि हमें यहाँ पे क्लियर है तो कोई से भी सवाल का हम सीरीज पैरेलल निकालकर उसको हम क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे ये किन बिंदुओं के बीच में आपको तुल्य धारिता पूछी। हम नेक्स्ट जो है देखेंगे कि कैसे, ये तो हमने पढ़ा इससे पहले संधारित्र के लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रतिरोध के लिए तो प्रतिरोध के लिए हमें कैसे करना है। जब प्रतिरोध सीरीज में जैसा हमें दिखाई दे रहा है तो हमने सबसे पहले सीरीज में लिया, श्रेणी क्रम संयोजन लिया प्रतिरोधों के लिए। तो प्रतिरोध हमने स्टार्टिंग में कहा था कि
संधारित्र का जस्ट उल्टा संयोजन होता है प्रतिरोध में। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजन सीरीज में है। तो सीरीज में हमने 3 प्रतिरोध ले लिए, R1, R2 और R3। तो यहाँ पर देखें हम तो सब पर, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब सीरीज में चाहे संधारित्र हो या फिर प्रतिरोध हो, सब में विभवांतर सब में अलग अलग होंगे और V1, V2, V3 होंगे। जैसे वहां पर जो हमने संधारित्र पढ़े थे, संधारित्र जब सीरीज में थे तो संधारित्रों में आवेश समान थे, यहाँ पर धारा समान होगी। यहाँ पे I धारा फ्लो हो रही, तो R1 में भी धारा कितनी होगी, I होगी, R2 में भी धारा I होगी, R3 में भी धारा I होगी। जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट सब में R1, R2, R3 में बराबर होगा। अब एक सवाल आता है कि जनरली हमारे दिमाग में सवाल नहीं आता है तो आना भी चाहिए कि जो हमारे घर है, हमारे घर में जब बिजली फिटिंग होती है तो बिजली फिटिंग सीरीज होती है या पैरेलल होती है या क्या होनी चाहिए। तो ये सवाल का आंसर हमें यहाँ से मिलेगा कि जो हमारे घर में जो भी बिजली फिटिंग है, जो भी आपके घर में बिजली फिटिंग होगी, वो हमेशा जो है समांतर क्रम में होती है। क्योंकि अगला जो हम समांतर क्रम पढ़ने वाले हैं, तो समांतर क्रम में हम देखेंगे कि कैसे जो है रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी हम देखेंगे। क्योंकि जब सीरीज में यदि कोई सर्किट है तो सीरीज में प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब भी हमें किसी भी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना होता है तो हम उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। लेकिन जब हमें प्रतिरोध कम करना होता है, और घर में हमें ऑब्वियसली कमी प्रतिरोध चाहिए ताकि बिजली की खपत कम हो और बिजली का बिल भी कम आए, और इसीलिए जितने भी संयोजन है वो पैरेलल होते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम से कम रहे, प्रतिरोध कम से कम रहे। और दूसरा कारण ये भी है, फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए आपने घर में यदि सीरीज में यदि आपने अपने घर की बिजली फिटिंग करा दी, मान लीजिए बल्ब लगे हैं या प्रतिरोध की जगह एक बल्ब यहाँ लगा, एक बल्ब यहाँ लगा है, एक बल्ब यहाँ लगा है, मान लीजिए गलती से एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो अगला बल्ब भी यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि ये बल्ब जब फ्यूज हो गया तो करंट यहाँ से आगे जा नहीं पाएगा क्योंकि सीरीज में लगे हुए। लेकिन हम घर में ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन घरों में होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरा सर्किट जुड़ा होता है ताकि जितने भी बल्ब है यदि कोई एक फ्यूज भी हो जाए तो दूसरा जलता रहे। आगे हम देखेंगे एडिट कर देना इसको। आगे हम देखेंगे श्रेणी क्रम, हम रेजिस्टेंस के लिए पानी देना, पॉज कर देना 2 मिनट। आगे हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन अभी हम जब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ये प्रतिरोध के लिए पढ़ने वाले हैं। अब इससे पहले हमने पढ़ा संधारित्र के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो अब हमारे पास संधारित्र की जगह प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध में जस्ट संधारित्र के संयोजन में जो हमने पढ़ा था उसका उल्टा हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, अर्थात जहां 1 कर रहे थे वहां हमें सीधे सीधे जोड़ देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि जो हमारे घरों में बिजली की जो फिटिंग होती है वो हमेशा समांतर क्रम में क्यों की जाती है, और यहाँ पर हम श्रेणी क्रम में नहीं कर सकते। यदि हमने श्रेणी क्रम में किया तो मान लीजिए एक बल्ब यदि फ्यूज है तो बाकी बल्ब भी जो है जलेंगे नहीं, भला फ्यूज नहीं हुए तब भी। लेकिन जब घर में हम जो भी बिजली फिटिंग होती है वो हमेशा समांतर क्रम में होती है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस कम से कम रखना होता है। क्योंकि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध यदि हमें उच्चतम चाहिए होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम तब यूज करते हैं जब प्रतिरोध हमें अधिकतम चाहिए होता है, लेकिन पैरेलल में हमें प्रतिरोध कम से कम मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में जो धारा है वो सब में, सारे रेजिस्टेंस में, सारे प्रतिरोधों में समान होगी। लेकिन विभवांतर, जैसे हमने संधारित्र में भी देखा कि चाहे विभवांतर हो या प्रतिरोध हो, यदि हमने कुछ V वोल्ट की बैटरी लगाई है तो सब में विभवांतर सब में अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस के हिसाब से सब में विभवांतर होता है। यहाँ पे हम तुल्य प्रतिरोध यदि देखें, तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 + R2 + R3। लेकिन जब हम संधारित्र की बात कर रहे थे तो संधारित्र में यदि हम देखेंगे तो संधारित्र में यदि 3 संधारित्र हैं हमारे पास, तो इनका जब हम तुल्य धारिता निकालेंगे तो C इक्वलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाएगा। इस चीज का हम विशेषकर ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो कि जो सीरीज में, चाहे दोनों ही सीरीज में है, रेजिस्टेंस भी और कैपेसिटर भी, प्रतिरोध भी और संधारित्र भी,
लेकिन हम प्रतिरोध में सिंपल R1 प्लस R2 R3 जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम बात करें धारिता की, तो धारिता को 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जोड़ते हैं, ध्यान रखें। यहाँ पर हम देख रहे थे कि कैसे सब पे धारा समान होती है लेकिन विभव सब में अलग अलग होता है। यहाँ से हम कुछ की पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं कि जब भी सीरीज या श्रेणी क्रम संयोजन होता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन की हम जब बात करें तो यहाँ पर जो धारा है सारे प्रतिरोधों में समान होती है। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि धारा सारे जितने भी प्रतिरोध हैं उसमें समान होगी, सब में समान होगी, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सब में अलग अलग होगा। और ये प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, अर्थात जिस पर जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उस पर विभवांतर उतना ज्यादा होगा। यदि यहाँ पर यदि हम देखें कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यदि इसका प्रतिरोध 2 ओम है, यहाँ प्रतिरोध 3 ओम है, 4 ओम है और कुछ बैटरी लगी V वोल्ट की, सबसे ज्यादा विभवांतर V1 V2 V3 में सबसे ज्यादा V3 की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। अर्थात V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R के है। अर्थात जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध में उतना ज्यादा विभवांतर होगा, और सारे विभवांतर V1 V2 V3 की वैल्यू अलग अलग होगी। और नेक्स्ट पॉइंट यदि हम यहाँ से देखें कि कुछ की पॉइंट्स है, और जब हम इक्विवेलेंट सीरीज की जब हम बात करें, यहाँ पे की पॉइंट में हम एक चीज और हम ऐड कर सकते हैं कि जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो सीरीज में जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो ये हमेशा सबसे ज्यादा प्रतिरोध वाले प्रतिरोध से भी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इसीलिए हम जब भी हमें, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हमें प्रतिरोध बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है, तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर एग्जाम्पल ऐसे थोड़ी देर पहले हम संधारित्र के लिए देख रहे थे, लेकिन यदि हम प्रतिरोध के लिए देखें, मान लीजिए 2 ओम है, 3 ओम है और 4 ओम है, तो आंसर 4 ओम से भी ज्यादा आएगा। मतलब प्रतिरोध सबसे ज्यादा प्रतिरोध से भी ज्यादा तुल्य प्रतिरोध हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलेगा। यदि हम आगे देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहें या समांतर क्रम संयोजन कहें, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध है हमारे पास, R1 R2 और R3, और तीनों पैरेलल हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सब में जो धारा है I1 I2 I3 सब में धारा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में विभवांतर सब पे सेम होगा, सारे जो प्रतिरोध है सब पे विभवांतर सेम होता है, चाहे वो संधारित्र हो या फिर प्रतिरोध हो। यदि समांतर है तो इसमें विभवांतर सब में सेम रहेगा, लेकिन धारा यहाँ सब में अलग अलग होगी। और जब हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, R इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका अर्थ है कि जो सबसे कम प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध उससे भी कम आएगा। जैसे हम देखते हैं की पॉइंट पर चले तो हम की पॉइंट पर देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मतलब विभवांतर सब पर जो है सेम होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले देखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स आर सेम, मतलब सारे प्रतिरोधों में पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर सब में सेम होता है। और करंट थ्रू एनी रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर हमने इससे पहले यदि देखा, यहाँ पर यदि हम देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब रेजिस्टेंस और V दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V R पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो I जो है R पर डिपेंडेंट है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पर जो सब में अलग अलग क्या है I, वहां पर सब में अलग अलग क्या था V। मतलब सीरीज में हम देखें तो V1 V2 V3, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के। यहाँ पर अलग क्या है, जब हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर I अलग अलग है, मतलब धारा अलग अलग है सब में, लेकिन धारा कैसे निर्भर करेगी, रेजिस्टेंस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिस पर जितना कम प्रतिरोध उस पर उतनी ज्यादा धारा, मतलब यदि इस पर ज्यादा प्रतिरोध है तो इस पर कम धारा होगी, यदि इस प्रतिरोध का मान कम है तो इस पर ज्यादा धारा होगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगली बात, यहाँ पर की पॉइंट की हम बात करें तो इक्विवेलेंट या रेजिस्टेंस हम निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये हमेशा सबसे कम स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू होती है तुल्य प्रतिरोध की। और जब हमें कम प्रतिरोध या न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए होता है तो हम हमेशा सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं। अब इसका एक सवाल जिसको हम करेंगे, जो थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, जब क्वेश्चन में आए कि हमें ए बी के अलॉन्ग हमें तुल्य रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, या ए एन के अलॉन्ग निकालना है, या बी के अलॉन्ग निकालना है, हमें ध्यान देना है कि किस पॉइंट, किन बिंदुओं के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध पूछा है। यदि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा है तो जिस भी परिपथ में हमें तुल्य प्रतिरोध पूछा है उस प्रतिरोध को हम सबसे आखिर में सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले संधारित्र में
तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता देखिए कैसे निकालना है, वैसे ही हमें सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर यदि हम देखें यदि धारा प्रवाहित होगी यहाँ से, तो यहाँ से एक ही धारा प्रवाहित होगी। 3 ओम और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इन पर एक ही धारा प्रवाहित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सीरीज में है। अब ये सीरीज में है तो इसके साथ में ये सर्किट लगा हुआ है, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले हम ए पॉइंट से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले यदि हम देखें तो ए पॉइंट से धारा एन से होते हुए एम पर जा रही है और एक ही धारा सब सारे बिंदुओं पर प्रवाहित होगी। तो ये सर्किट को, इस सर्किट को हम कह सकते हैं सीरीज। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यदि हम देखें तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं R1, और R1 की यदि वैल्यू हमने निकाली तो ये सीरीज में है। ये क्या हो जाएगा 3 + 3 अर्थात ये हो जाएगा 6 ओम प्रतिरोध यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर M है और M के साथ जुड़ा हुआ है A, और हमने अभी एक प्रतिरोध निकाला, उसको हमने कह दिया R1, और R1 की हमने वैल्यू लिखी। R1 की वैल्यू हम इसे कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, केवल इस सर्किट की हम बात करें, इतने हिस्से की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने R1 निकाला और R1 की वैल्यू हमारे पास में 6 ओम है, और इसकी भी वैल्यू कितनी है 6 ओम। ये दोनों पैरेलल में हो गए, बाकी सर्किट भी है, इस सर्किट को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इतना हिस्सा सॉल्व कर रहे हैं। तो इस हिस्से में यदि हम देखें तो ये दोनों पैरेलल में है, और जैसा हमने संधारित्र में देखा था यदि प्रतिरोध है तो प्रतिरोध में भी यदि समांतर संयोजन में प्रतिरोध लगे हुए, मान लीजिए 2 प्रतिरोध है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर है, ये R1 है और दूसरा R2 है। यदि हम इनकी बात करें तो यदि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहें तो ये फॉर्मूला ना लगा के हमारे इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये पैरेलल के लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा केवल 2 प्रतिरोधों के लिए। तो वही हमारे इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि जैसे अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में यदि हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, जिसको हम R' ले लेते हैं, R' यदि हम निकाल रहे हैं तो अब ये हो जाएगा R1 R2, क्योंकि पैरेलल में है और दोनों प्रतिरोध है, इसलिए R1 R2 अपन R1 प्लस R2। इनकी जो वैल्यू है यहाँ पर R1 है और एक की वैल्यू 6 है, तो R' इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा R1 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू भी 6। तो यहाँ पे दोनों गुणनफल इनका करना पड़ेगा हमें, और नीचे हम ऐड करेंगे। तो 6 × 6 36 और 6 और 6 12, और R' इज इक्वल टू आ जाएगा 12 × 3 36, 3 ओम आ जाएगा। तो इस पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध है वो 3 ओम आ गया। अब यदि हम देखें तो ये जो पूरा सर्किट है इसका प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम। हमने सबको सॉल्व कर लिया, तीनों को, 3 ओम 3 ओम 6 हो गए, 6 और 6 पैरेलल में थे, तो यहाँ से कितना आ गया 3 ओम आ गया। अब हम देखें तो ये पूरा का पूरा मिलाकर 3 ओम है। अब इसका यदि हम नया एक सर्किट बनाना चाहें जैसे हमने बनाया था, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम चाहें तो इसको हमने गायब कर दिया, और इस प्रकार से हम इसे गायब करके हम मान लेते हैं कि अब यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, सिर्फ M और N सर्किट बचा है। लेकिन M और N का भी जो तुल्य प्रतिरोध है अभी हमने निकाला 3 ओम आ गया है। तो इस पॉइंट पर हम लिख सकते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया है 3 ओम आ गया है। तो इसे हम 3 ओम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है अब कितना आ जाएगा 3 ओम। तो इसका हमने कितना प्रतिरोध निकाले 3 ओम। और हमारे पास हम देखिए सर्किट कुछ इस प्रकार से बचा है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। तो वापस से 3 और 3 ये सीरीज में है, धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर गई, कहीं और जाने की जगह नहीं मिली उसे। तो 3 ओम और 3 ओम कितने हो गए 6 ओम। वापस से ये कितना हो गया, इन दोनों को मिलाकर 6 ओम हो गया, और 6 और 6 वापस से पैरेलल में हो गए। तो अभी हमने सॉल्व किया, 6 और 6 जब पैरेलल में होंगे तो आंसर कितना आएगा 3 ओम। तो वापस से इस पूरे जो सर्किट है यहाँ पर हमें परिपथ दिखाई दे रहा है, तो वापस से इनका जो आंसर है इन तीनों का यदि हम मिलाएंगे आंसर, यदि इन तीनों को हम मिला दें तो इन तीनों को मिलाकर जो आंसर हमें मिल रहा है तो वापस से कितना मिल रहा है इन तीनों को मिलाकर। यदि इस सर्किट को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 और 3 6 हो गए, और 6 और 6 पैरेलल में हो गए जैसे हमने इसमें किया था। तो ये एक सर्किट बन गया जो हम कह सकते हैं कि वापस से 3 और 3 6 हो गया। ऑलरेडी हमारे पास एक 6 है, तो 6 और 6 पैरेलल में है, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 ओम। तो वापस से यहाँ पे 3 ओम, और 3 और 3 कितने हो गए, यहाँ पर वापस से 6 हो गए, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये 3 और 3 6 और वापस से पैरेलल मिल गया। तो 6 और 6 पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वापस से 3 आएगा, और फिर से 3 और 3 ये कितने हो गए 6 हो गए, क्योंकि ये सीरीज में हो गए। तो 6 और वापस से अब हमारे पास में 3 है, तो आखिरी सर्किट में बचाएगा। फिर से देख ले कि यहाँ पर लास्ट में कैसे पहुंचना है। यहाँ पर हम देखें 3 और 3 कितना हो गया 6, क्योंकि सीरीज में है, तो ये 6 बन गया। कुछ ऐसे डायग्राम मान ले, हम इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब ये 6 और ये वाला 6 वापस से पैरेलल में, अगर 6 और 6 पैरेलल में सॉल्व करें तो कितना आएगा 3। तो अब यहाँ पर बचा 3 और ये 3, तो ये यहाँ से 3 चले, इसका प्रतिरोध अब तुल्य प्रतिरोध इसका कितना हो गया 3 हो गया। तो 3 और 3 सीरीज में 6 हो गए,
और 6 पैरेलल में वापस से 3 हो गए। अब यहां पर कितना आ गया 3। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम ये सीरीज में हो गए वापस से, और 3 जब हम जोड़ेंगे सीरीज में तो वो आ जाएगा 6, और लास्ट में हमारे पास बचा 3, तो ये पैरेलल में आएगा। तो वापस जब लास्ट में हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास में आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो किसके लिए आएगी, यहां पर हमारे पास में 3, और इसका ये ध्यान दे लास्ट में 3 आया था, 3 और 3 6 और ये 3, तो ये पैरेलल हो गया। तो 6 × 3 और 6 + 3 तो 6 × 3 = 18 और 6 × 3 = 9, तो 9 दूनी 18, तो 2 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज या पैरेलल सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमें और भी इस तरीके से वीडियो आपको मिले। थैंक यू सो मच। आप जारी कर सकते हैं।